आज की चर्चा पर। और आज की चर्चा में अभी इस सीधे प्रसारण पर जाने से पहले जयप्रकाश जी अपनी बातें रख रहे थे। जयप्रकाश जी, आप अपनी बातें पूरी कीजिए, जिसमें विजय जी ये कह रहे थे कि सब कुछ कानूनी डंडा चलाकर कर लीजिए, कानूनी डंडा चलाइए, मामले को सुलझाइए। देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि इस देश की राजनीति को तुष्टीकरण ने इतना बर्बाद कर दिया है कि आज राष्ट्र नायक जिन्होंने देश को आजाद कराया, जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया, उन लोगों को भी इनका सामना करना पड़ रहा है। आज वो ऊपर बैठ करके क्या सोच रहे होंगे कि इस देश को आजाद कराने में हमने जो बलिदान दिया, ये लोग अपनी वोटों की खातिर इस देश को कहाँ लेके जाएंगे। तो उसकी जो जननी है वो तो कांग्रेस ही है, लेकिन दिल्ली और देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण को अपना करके राजनीति कर रही हैं, वो उनके रास्ते पे चल रही हैं। तो तुष्टीकरण के खिलाफ आपकी क्या रणनीति है जयप्रकाश जी? हमारी रणनीति यही है कि सबका साथ सबका विकास, इस देश के अंदर सबको साथ लेके चलना है। हमारे जो राष्ट्र नायक है उनका सम्मान होना चाहिए। और दिल्ली की सरकार जिसने जो व्हाट्सएप पर लोगों को भड़का रहे हैं उनको भी साथ लेकर चलिएगा। जो दिल्ली के अंदर भड़का रहे हैं वो कानून अपना काम कर रहा है। जिन लोगों ने कल पथराव किया वो कानून उन पर काम कर रहा है। वहां पर शांति कायम है। और मैं आपके माध्यम से क्षेत्र के और वहां के सभी लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूं कि लोगों के भड़कावे में ना आए, लोगों के बहकावे में ना आए, और शांति प्रिय ढंग से वहां जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा होना चाहिए। बिल्कुल, हम भी आपकी बात को दोहराते हैं, खासतौर पर उस इलाके के लोगों के लिए, कि बिल्कुल जो कानून सम्मत है वही होगा, वही होना चाहिए। लेकिन कानून में अब आगे होगा क्या विकास सारथी? जैसा कि हम समझ रहे हैं विकास जी, मैं लौटता हूं जयप्रकाश जी लौट करके आपकी फिर टिप्पणी लूंगा। विकास, 1 अक्टूबर को अब होना क्या है? क्योंकि ये दोनों बातें तो अदालत ने कही हैं कि हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई की वहां पर मूर्ति लगनी चाहिए, और दूसरी बात ये भी कि एक जमीन डीडीए की है। तो अब 1 अक्टूबर को क्या फाइनल फैसला आना है इसमें? क्या होगी कानूनी प्रक्रिया? बिल्कुल, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब अगली सुनवाई में कोर्ट इस याचिका का निपटारा कर दे, क्योंकि इसमें जो प्रथम दृष्टया डिवीजन बेंच का भी यही मत था कि जमीन जो है वो डीडीए की है और सिंगल जज के आदेश में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, उसकी फाइंडिंग्स में कोई ऐसी त्रुटि नहीं है जिसके चलते डिवीजन बेंच उसमें दखल दे। तो जो माफीनामा है समिति की ओर से, उसको स्वीकार अगर कोर्ट कर लेता है तो इस मामले को अगली सुनवाई पर भी बंद किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट के ऊपर है कि इस माफीनामे से कितना संतुष्ट दिखती है डिवीजन बेंच, और उसके बाद ही इसका आगे का भविष्य तय होगा। लेकिन जहां तक जमीन के मालिकाना हक की बात है, उसको लेकर डिवीजन बेंच ने कहीं पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई है सिंगल जज के ऑर्डर पर कि कहीं पर कोई गलती की है जज ने। तो इसीलिए हमको लगता है कि डिवीजन बेंच भी जल्द ही इस मामले का निपटारा कर देगी, और मूर्ति स्थापित करने को लेकर के तो पहले ही हरी झंडी दी जा चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है। विनोद जी, जो माफीनामे का जिक्र अभी विकास कर रहे थे, जानते हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग बता भी चुके हैं। दरअसल हो क्या रहा है इन दिनों कि जो लोग बात बात पर आईन का हवाला देते हैं, संविधान का हवाला देते हैं, वो अदालतों पर और जजों पर तीखी टिप्पणी करने से, इल्जाम लगाने से, आरोप लगाने से चूकते नहीं है जब उनके खिलाफ कोई फैसला आता है। तो उसी माफीनामे की बात हो रही थी विनोद जी। फैशन बन गया इन दिनों, जब कभी भी किसी के पक्ष में फैसला ना आए, जिस तरह एकदम फरमाइशी फैसला ना आए, तो अदालत पर, जज पर उंगली उठा दो, कह दो कि ये फला संगठन का है, फला सरकार का अदालत है, फला सरकार के जज है। ये प्रचलन बन चल गया है विनोद जी इन दिनों। ये देखिए दिलाल जी, पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा केजरीवाल पार्टी के, जीके पार्टी के, आम आदमी पार्टी का, कि जब कभी भी कोर्ट से बेल मिलता है तो सत्यमेव जयते का एक बड़ा स्लोगन सोशल मीडिया से लेके, और सारे उनके बड़े छोटे नेता इस लेके सामने में आ जाते हैं जी। और जैसे ही उनके खिलाफ में कोई फैसला आता है तो सीधे कोर्ट को कटघरे में खड़ा करते हैं। कल ही कई बात आप देख लीजिए। आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग आईन और संविधान खतरे में और संविधान की दुहाई देते हुए ये इलेक्शन लड़ा है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, संजय राउत को मानहानि के केस में, आप ये देखिए, संजय राउत को मानहानि के केस में कल 25,000 का जुर्माना लगाया गया और जेल की सजा की 15 दिन का जेल, 15 दिन के जेल की बात हुई है। कोर्ट ने उनको आगे की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए जाने के लिए स्वतंत्र किया है कि आप जा सकते हैं। लेकिन आप संजय राउत की आप बाइट सुने और संजय राउत की बात सुने तो शायद आप हैरान होंगे कि वो इस बात को कह रहे हैं कि जब पीएम चीफ जस्टिस के यहाँ लड्डू खाने जाते हैं तो फिर हमारे तो जेल मिलना ही है।
इस तरह के नैरेटिव इस देश में राजनेता, पार्टी के बड़े नेता दे रहे हैं जी। तो कोर्ट में किस तरह की अवमानना ये कर रहे हैं, जो संविधान को खतरे में बता के अभी इलेक्शन लड़ते हुए आए हैं। सवाल उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर ये परेशानी ये वक्फ के नाम पे और वक्फ बिल संशोधन के नाम पे क्यों है। ये बात लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, ये समझने की जरूरत इसलिए है कि अभी जो जेपीसी में ये मामला है, जो बात अभी आपने ओवैसी साहब का सुना, और ओवैसी साहब कह रहे थे कि 1.5 लाख एकड़ जमीन का यूपी में कोई कागज ही नहीं है। अच्छा, तो बिना कागज तो का ही बिना रखेंगे? कागज का तुम कैसे क्लेम करोगे? हाँ। ठीक इसकी केस का हवाला देते मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, जब आगरा के इसके ताजमहल पे वक्फ के बोर्ड ने ये दावा किया था कि ये आगरा का जो ताजमहल है वो वक्फ की संपत्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केस के पहले दिन शुरुआत में पूछ लिया कि कागज दिखाओ। ठीक, कि शाहजहां ने तुम्हें ये वक्फ के नाम कैसे करके गए हैं। कहाँ है कागज? वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम से दान की हुई चीजें जी। अब अल्लाह के नाम से दान की हुई चीजें तो पीछे चली गई। 2013 के जो संशोधन है, जो ओवैसी साहब इतने घबराए हुए हैं और देश में मोर्चा संभाले हुए हैं, जो संजय सिंह उस बात का इंटरप्रेट कर रहे हैं, या आपने देखा बरेली के जो मौलाना साहब हैं वो जिस तरह से तौकीर रजा इसको कूद फांद रहे हैं, या ऐसे दर्जनों मौलाना किस तरह से इस चीज को, जाकिर नाइक तक इसको कैसे देश में हवा बना रहे हैं जी। उनको ये समझने की जरूरत है, या देश के लोगों को समझने की जरूरत है कि जिसमें यूजर्स एक्ट जब से लगाया गया 2013 में, मनमोहनी संशोधन की बात कर रहे हैं? यस, उस 2013 के संशोधन में जब से यूजर्स दिया गया, तब से उनको दान और पत्ते की और पेपर की जरूरत नहीं है। वक्फ ने कह दिया तमिलनाडु के गांव जो है वो पूरा वक्फ की संपत्ति है, तो अब तमिलनाडु के गांव के लोगों को यह साबित करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में कि नहीं ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। नालंदा बिहार के सारे लोगों को अगर वक्फ ने नोटिस दे दिया उस गांव के लोगों की ये सारे वक्फ की जमीन है, तो अब उस गांव के लोगों को यह साबित करना पड़ेगा कि उसकी जमीन नहीं है, उसकी जमीन जो है वो जमीन की हमारे पास पुश्तैनी पेपर है। अब इस तरह के जब इस देश में भसर मचा रखा है पूरे जगह पे, दिल्ली के 6 जो कम से कम 1000 साल पुराने मंदिर होंगे, उस पे वक्फ ने पिछले हफ्ते का ये नोटिस दिया है कि ये मंदिरें सारी वक्फ की संपत्ति पे है। तो ये ईदगाह के मैदान जैसे आप ये जो बात देख रहे हैं और बवाल देख रहे हैं, ऐसे बवाल का मोर्चा तो देश में हजारों जगह पे। सही बात, अभी आप एमपी में ने देखा होगा, तभी तो 90,000 मामले दर्ज हैं, तभी तो 90,000 हर जगह अगर आप यूजर्स पे करेंगे तो वक्फ के लोग जहां भी हाथ रखेंगे वो वक्फ बोर्ड की जमीन होगी, और आपको साबित करना होगा, वक्फ को साबित नहीं करना होगा इस बात के लिए, आपको साबित करना होगा कि ये वक्फ की जमीन नहीं है। हाँ विजय जी, आप ही के पास तो आ रहा था मैं। विजय जी ये बताइए, ये जो अभी विनोद जी जिक्र कर रहे थे, अगर कहें तो जिस तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं, लगता है एक विषबेल खड़ा हो गया है। इसको बोने का काम तो कांग्रेस नहीं किया है, बो करके और समय समय पर उसको सींचने का काम, कभी 1995 का संशोधन तो कभी 2013 का मनमोहनी संशोधन, वक्फ बोर्ड को बिल्कुल निरंकुश बना दिया आपने। देखिए लालचंद जी, निरंकुशता वाली कोई बात नहीं है। इस देश में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर कोर्ट से ऊपर कभी कोई नहीं रहा। अगर कोर्टों से भी ऊपर होती वक्फ बोर्ड तो ये 90,000 मामले कोर्टों में ना चल रहे होते। कोर्ट में नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के अंदर ही है, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ये मामला है 90,000, कोर्ट में नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा संशोधन कर दिया, आपने कहा कि मामले भी ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही चलेंगे, कोर्ट में नहीं चलेंगे। लालचंद जी, उसके बावजूद भी बहुत से मामले कोर्टों में हाँ, हैं। कुछ मामले हैं, मान गया, कुछ मामले हैं कोर्ट में, तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कोर्ट से ऊपर या संविधान से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन संजय राउत जैसे लोग तो कहते हैं कोर्ट कुछ नहीं है। सुन तो लीजिए, देखिए अगर हमारी पार्टी में गलतियां ना की होती तो 2014 से लेकर अब तक हम सत्ता में क्यों नहीं आ पाए? केवल बीजेपी के एक झूठे नैरेटिव के कारण नहीं आ पाए कि हम पाकिस्तान परस्त, बीजेपी के झूठे नैरेटिव को किनारे कर दीजिए, अभी हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। क्यों किया था इस तरह का संशोधन जिसने वक्फ बोर्ड को इस तरह इतनी ताकत दे दी? अगर हमारी पार्टी कांग्रेस के संविधान के मुताबिक सही को सही कहती और गलत को गलत कहती तो आज हम सत्ता में होते। ये वाली बात सही है, ये बात एकदम, ये 100% की बात हुई विजय जी। तो रही है, इसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं। सबसे बड़ी बात ये देश हिंदुओं का है, हमने अलग से पाकिस्तान दे दिया, फिर भी मुस्लिम भाइयों को यहाँ रखा, तो उन्हें भी तो बड़प्पन दिखाना होगा। पाकिस्तान से भी ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड को दे दिया, 9.5 लाख एकड़ जमीन।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस देश का हिंदू अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा अपने ही छोटे भाइयों से, तो उसका फायदा भाजपा जैसी पार्टियां भाई भाई के बीच में विजय जी, तो जब आप मौका दीजिएगा तो काहे नहीं उठाएंगे फायदा? जयप्रकाश जी की पार्टी क्यों नहीं फायदा उठा? एक सवाल मैं विजय जी से पूछना चाहता हूं। विजय जी, हरियाणा के चुनाव में तो जो पूरी पार्टी आपकी दम लगा रही है, मुझे लगता है कि वक्फ वहां पे भी एक मुद्दा बन रहा है। बिल्कुल। हरियाणा में ऐसे कई जमीनें हैं, जैसे आपने एक देखा होगा, एक गांव है हरियाणा के पास में लगे हुए, जहां पे गुरुद्वारा की जमीन को वक्फ ने हथिया लिया था। हाँ। अब आप हरियाणा में जब लोगों के बात करते जाएंगे तो पूछेंगे कि पहले तुम ये बताओ कि वक्फ के संशोधन में आप हैं या नहीं है। इसका जवाब आप हरियाणा में कैसे देते हैं? नहीं, जवाब तो संजय सिंह को भी मिल गया होगा, जो कह रहे थे कि पहले ये मस्जिद कब जाएंगे फिर गुरुद्वारा। अब जयप्रकाश जी का एक फाइनल कमेंट मुझे लेने दीजिए। उस गाँव में कोई है भी नहीं। जयप्रकाश जी का एक फाइनल कमेंट। जयप्रकाश जी, फाइनल कमेंट। लालचंद जी, सबसे आखिरी में सबसे कम समय आपने मुझे दिया है। नहीं, आप बोलिए सर, आपके लिए टाइम रखा हुआ है, बचा के बोलिए। अपने मित्र से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो बोल रहे हैं ये इनका पर्सनल बयान है या कांग्रेस का बयान है? हाँ, अगर ये बात सच है, क्योंकि अगर कांग्रेस का आधिकारिक बयान है तो फिर ये अलग बात है, अगर इनका पर्सनल बयान है तो अलग बात है, क्योंकि जो यहाँ बैठे हैं वो पार्टी के नाते बैठे। दूसरा, ये तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद किया है, दिल्ली को बर्बाद किया है। संजय सिंह जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके बयान ने दिल्ली के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की है। और दिल्ली में जिस प्रकार से उनका जो बयान अभी महारानी लक्ष्मीबाई के प्रोजेक्ट के तहत आया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट आजाद मार्केट से लेकर के वो झंडे वालान तक जो जाम लगता है, जो 2-3 चौक बीच में पड़ते हैं, वो प्रोजेक्ट वो है जो 2016 से 17 में पास हुआ था। 2018 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको पास किया जी। और जो मूर्ति लग रही है, मूर्ति के साथ दो मूर्तियां और लग रही हैं। कानून के मुताबिक ही काम होना चाहिए, कानून के मुताबिक हो रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ 2 मूर्तियां और लग रही हैं। शुक्रिया, समय की कमी है अभी, शुक्रिया, फिलहाल समय की कमी है। कभी और जुड़ेंगे जयप्रकाश जी, कभी और जुड़ेंगे और व्यापक चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी, विजय जी, विनोद जी और विकास, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात जरूर है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाकर कुछ होगा नहीं, होगा जो कुछ वो अदालत में होगा और कानून के मुताबिक होगा। और कागज नहीं है तो कागज दिखाइए, या नहीं तो कोई व्यक्ति नहीं लेगा बल्कि सरकारी संपत्ति होगी वो। वक्त है एक ब्रेक का।